जय हिंद साथियों, मैं समीर आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट समीर पर। मैं साथियों आज हम फिर एक नए एमसीक्यूज प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से आज के इस एमसीक्यूज प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि पशुधन जागृति अभियान किस मंत्रालय की पहल है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत पशुधन जागृति अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 जो है वो राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है। आइए जानते हैं भारतीय संविधान में राज्यपाल की क्या भूमिका है। मैं साथियों भारतीय संविधान में संघ के समान राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। जिस प्रकार संसदीय सरकार में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल को माना जाता है और राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। और ये मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः संवैधानिक रूप से राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल के बारे में भाग 6 अनुच्छेद 153 से 162 में दिया गया है और अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। मैं साथियों आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, G20 टूरिज्म एक्सपो किस शहर में आयोजित किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। हाल ही में प्रयत्न मंत्रालय ने राजस्थान सरकार के प्रयत्न विभाग के साथ मिलकर जयपुर में G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन किया है। अगला प्रश्न, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC किस मंत्रालय या संस्थान की पहल है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्य मंत्रालय। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC जो है वो वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की एक पहल मानी जाती है और वर्तमान में भारत के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को बनाया गया है। अगला प्रश्न, सिप्री की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य खर्च के मामले में देशों का सही क्रम आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहले नंबर पे है अमेरिका, फिर चीन, फिर उसके बाद रूस और चौथे नंबर पे है भारत। हाल ही में जारी स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया के चौथे स्थान पर बन गया है, जबकि अमेरिका 39% की हिस्सेदारी के साथ दुनिया में प्रथम स्थान पर है और वहीं 13% खर्चों के साथ चीन दूसरे नंबर पर और 39% के साथ रूस जो है वो तीसरे नंबर पर बन गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ओरियन किस देश में आयोजित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। हाल ही में बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ओरियन फ्रांस के मांट डे मार्सन एयरबेस में किया गया है। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के अलावा जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्पेन, ग्रीस और अमेरिका की सेना भी भाग ले रही है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। आइए जानते हैं पक्के टाइगर रिजर्व के बारे में। पक्के टाइगर रिजर्व जिसे पखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, यह पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के पूर्वी कामेंग जिले में स्थित एक टाइगर रिजर्व है। इस रिजर्व में विंग कैट परिवार की 3 बड़ी प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें बंगाल टाइगर, इंडिया लेपर्ड और क्लाउडेड तेंदुआ मुख्य रूप से
इसमें शामिल है। अगला प्रश्न, अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। अगला प्रश्न, हाल ही में देश का पहला डिजिटल अदालत किस राज्य का अदालत बन चुका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। हाल ही में नई मुंबई का वासी कोर्ट देश का पहला डिजिटल अदालत के रूप में बन गया है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे साथियों, अगला प्रश्न देखने से पहले जो भी मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम की गई थी। अगर बात करें हम नवाबगंज पक्षी विहार की, तो नवाबगंज पक्षी विहार की जो स्थापना की गई थी वो 1975 ईस्वी में हेमवंती नादान भूगन ने किया था। तब इसका जो नाम था वो प्रियदर्शनी रखा गया था और इसके बाद 1984 में इसका नाम बदलकर नवाबगंज बर्ड सेंचुरी रखा गया और साल 2015 में इसका नाम पुनः बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदलकर कर दिया गया है। इसी के साथ अगर बात करें हम सांडे पक्षी विहार की, तो सांडे पक्षी विहार जो है वो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है और समान पक्षी विहार जो है वो मैनपुरी में स्थित है। और बात करें हम सूरसागर पक्षी विहार की, तो सूरसागर पक्षी विहार जो है वो आगरा में स्थित है और इसे अभी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। फिर इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जो पक्षी विहार है वो पटना पक्षी विहार है। कौन सा है? पटना पक्षी विहार जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार के रूप में जाना जाता है। और पटना पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? तो यह इटावा में स्थित है। और फिर इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है वो भरतपुर पक्षी अभयारण्य है। कौन सा है? भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो है वो भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार के रूप में जाना जाता है। और भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो है वह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भरतपुर पक्षी अभयारण्य को जाना जाता है। और यह अभयारण्य जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखे रहिएगा। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से फीफा वर्ल्ड कप में सर्वोत्तम गोलकीपर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्डन ग्लोब। गोल्डन ग्लोब जो है वो फीफा वर्ल्ड कप में सर्वोत्तम गोलकीपर को दिया जाता है। अगर बात करें हम गोल्डन ग्लोब की, तो गोल्डन ग्लोब का पुरस्कार फीफा वर्ल्ड कप में जो सर्वोत्तम गोलकीपर होता है उसे ही गोल्डन ग्लोब का पुरस्कार दिया जाता है। और 2023 में सर्वोत्तम गोलकीपर का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा एमिलियानो डीबू मार्टिनेज। किसको दिया गया था? एमिलियानो डीबू मार्टिनेज को 2023 में फीफा वर्ल्ड कप का सर्वोत्तम गोलकीपर को यह पुरस्कार दिया गया है। और इसी के साथ बात करें हम महिला खिलाड़ियों की, तो महिला खिलाड़ियों में फीफा वर्ल्ड कप में सर्वोत्तम गोलकीपर का पुरस्कार मैरी एप्स को दिया गया है। किसको दिया गया है? मैरी एप्स को दिया गया है। जबकि बात करें हम गोल्डन बूट की, तो गोल्डन बूट का जो पुरस्कार दिया जाता है वो सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो जो सबसे ज़्यादा गोल करता है उसे ही गोल्डन बूट का पुरस्कार दिया जाता है। और 2023 में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो सबसे ज़्यादा गोल करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो काइलियन एम्बाप्पे हैं। कौन है? काइलियन एम्बाप्पे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं और इन्हें 2023 में गोल्डन बूट का पुरस्कार दिया गया है। और काइलियन एम्बाप्पे
किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये फ्रांस देश के खिलाड़ी हैं और इन्हें 2023 में सबसे ज़्यादा गोल करने के लिए गोल्डन बूट का पुरस्कार दिया गया है। और बात करें हम गोल्डन बॉल पुरस्कार की, तो गोल्डन बॉल पुरस्कार जो है लियोनेल मेसी को दिया गया है। और लियोनेल मेसी किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये अर्जेंटीना देश के खिलाड़ी हैं और इन्हें गोल्डन बॉल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मेरे साथियों, लियोनेल मेसी प्रथम खिलाड़ी हैं जिन्हें गोल्डन बॉल पुरस्कार से 2 बार सम्मानित किया गया है। 2 बार गोल्डन बॉल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को किया गया है। फिर बात करें हम सिल्वर बॉल पुरस्कार की, तो सिल्वर बॉल पुरस्कार से किलियन एम्बाप्पे को ही दिया गया है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पीड़ितों की गरिमा और मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च। 24 मार्च को हर साल सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिवस मोनसिग्नर ऑस्कर अर्नुल्फो रोमरो की याद में मनाई जाती है। किसकी याद में मनाई जाती है? तो मोनसिग्नर ऑस्कर अर्नुल्फो रोमरो की याद में हर साल 24 मार्च को सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस की शुरुआत कब की गई थी? तो इस दिवस की शुरुआत 2010 ईस्वी में की गई थी। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU का मुख्यालय स्थित है। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कॉल बिफोर यू डिग एप्लीकेशन किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संचार मंत्रालय। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉल बिफोर यू डिग ऐप को लॉन्च किया है और इस ऐप को किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो इस ऐप को संचार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस प्रकार के वनों का प्रतिशत क्षेत्रफल जो है वो सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का प्रतिशत क्षेत्रफल जो है वो सर्वाधिक है। बात करें हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की, तो इस वन को मानसूनी वन के रूप में भी जाना जाता है और इस वन में 70 से 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होती है और इसमें मुख्य रूप से चंदन की लकड़ी, शीशम, महुआ, साल, सागौन और बांसों की प्रजातियां पाई जाती है। आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती वन जो होता है, इन वनों की 2 प्रमुख श्रेणियां मानी जाती है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, माधवाचार्य। माधवाचार्य जी जो थे वो द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। अगला प्रश्न, मोहे असंतत्य निम्न में से कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेंटल और भूपर्पटी के बीच। मेंटल और भूपर्पटी के बीच मोह असंतत्य पाई जाती है। बात करें हम क्रस्ट की, तो क्रस्ट जो होता है वो पृथ्वी की बाहरी सतह है और यह ठोस चट्टान यानी कि बेसाल्ट और ग्रेनाइट से बनी होती है, जबकि मेंटल जो होता है वो क्रस्ट के नीचे स्थित होता है और 2900 किमी तक मोटा होता है और इसमें गर्म लोहा, मैग्नीशियम युक्त ठोस चट्टान पाई जाती है। जबकि क्रोड पृथ्वी का केंद्र है और इसे 2 भागों में यानी तरल बाहरी क्रोड और ठोस आंतरिक क्रोड में विभक्त किया गया है। बाहरी क्रोड जो होता है वो निकल, लोहा और पिघली हुई चट्टान से बनी होती है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा डाटा सेंटर भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा डाटा सेंटर नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है और यह प्रत्येक जिले में कम से कम एक और पूरे उत्तर प्रदेश में 750 छोटे व बड़े डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था। हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था जो है वो भारत के बाहर नहीं की गई थी, जबकि इंडिया हाउस की स्थापना 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था और इंडिया हाउस विदेश में क्रांतिकारियों का सबसे प्रमुख संगठन के रूप में जाना जाता है। और बात करें हम गदर पार्टी की, तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल सिंह के द्वारा कैलिफोर्निया में किया गया था और वहीं बर्लिन समिति जो है ये जर्मनी में खोली गई थी। तो ये रहा आज का प्रश्न। आप लोग को ये प्रश्न कैसा लगा, अपना अपना सुझाव अपने अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और जो भी मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। और मेरे साथियों, अगर वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।